हेलो बच्चों, ये एक शॉर्ट रिवीजन है चैप्टर 1 क्लास 10 के जिसका टॉपिक आपको पता है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जो रिएक्शन हो रहा है, मतलब कुछ केमिकल्स हमने लिया है और उस केमिकल्स आपस में मिलके उनके बीच में कुछ एटम्स की रीअरेंजमेंट होके कुछ न्यू प्रोडक्ट बनता है। वो जो न्यू प्रोडक्ट बनता है उसका पहला वाला जो आपने केमिकल लिया था उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसके नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। तब जाकर हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नहीं तो हम उसे कहेंगे कि फिजिकल चेंज है। फिर उस केमिकल रिएक्शन को जब हम वर्ड में या फॉर्मूला में सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी। देखो, जब बर्निंग ऑफ कैंडल होती है, बर्निंग ऑफ कैंडल, आप कैंडल को जब जलाते हो तो एक टाइप का आप वॉक्स से ही बनी होती है कैंडल। तो दो प्रोसेस हो रहा है, एक बर्निंग ऑफ वॉक्स भी हो रहा है और एक मेल्टिंग ऑफ वॉक्स भी हो रहा है ना, जिसको हम देख पा रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ वॉक्स। अब इन दोनों में से आप देखो, जो मेल्टिंग ऑफ वॉक्स है वो आपका एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि मेल्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में पहुंच रहा है, फिर से वो सॉलिड बन जाएगा। लेकिन जो बर्न हो गया है, जो वॉक्स बर्न हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर में चेंज हो चुका है, वो अगेन फिर आपका नहीं निकाल सकते आप। दैट मीन्स आप उसे रिवर्स नहीं कर पाओगे कि कोई चीज कैंडल पूरा जल गया है, आप बोलोगे नहीं मैं उसे फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो चेंज हो चुका है उसे फिर से कैंडल में चेंज कर दूंगा, वॉक्स बना दूंगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन मेल्टिंग ऑफ वॉक्स क्या है, एक फिजिकल चेंज हो गया, एक फिजिकल स्टेट का चेंज हो गया है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड हो गया है, मेल्ट हो गया है, फिर जब ठंडा हो जाएगा फिर से सॉलिड हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे एक फिजिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन के टाइम में होता क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है, उनके बीच में एक अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। मतलब केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है वो आपके, हम लेते हैं पहले रिएक्टेंट्स होते क्या है, ये डिफरेंट केमिकल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और ये केमिकल कैसे बनते होंगे, ये नंबर ऑफ एटम से बनते होंगे, है ना, नंबर ऑफ एटम से। फिर जब रिएक्शन हो जाता है, ये एरो मार्क बता रहे हैं कि अब ये जो रिएक्टेंट आपने लिया था इनके बीच में रिएक्शन हो गया है, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ है अरेंजमेंट ऑफ एटम, ये पूछा जाता है। ठीक है, आजकल बहुत अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये एक हमें समझना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके एनसीईआरटी वगैरह में दिया है कि द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बिफोर बर्निंग द एयर इन द एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, तो हमें इससे रिमूव करना होता है। नो, इससे रिमूव नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है हीटिंग को। अगर आप हीटिंग करोगे तब जाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके ऊपर बनेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेटा पाउडर फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म में। तो पाउडर तो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, उसको सैंड पेपर लगाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि एक्चुअली मैग्नीशियम रिबन अगर ज्यादा दिन रह जाता है तो मैग्नीशियम एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ मिलके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है, और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो स्टिकन कर जाता है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, जिसको हमें रिमूव करना पड़ता है सैंड पेपर के ऊपर, क्योंकि ये पाउडर नहीं है, ये पूरा एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्टिकन कर जाता है। तो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा कि किसे रिमूव करना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद होती है, नॉट विद द ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट क्या है, जैसे मैंने आपको समझाया है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में बिफोर द रिएक्शन जो केमिकल प्रेजेंट थे वो रिएक्टेंट है। जैसे इस केस में अगर हम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट है, आफ्टर द रिएक्शन जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट है। ओके, नाउ केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कैसे पता चलेगा, हाउ विल नो दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। उसके लिए डिफरेंट आपको एक हिंट्स जैसे मिलता है कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है।
फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन उसने एग्जाम्पल की तरफ है, जिंक मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्योंकि आप जिंक सल्फेट बन रहा है नहीं बन रहा है आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपने देखा एक गैस इवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जिंक को कोई भी अगर आप एनी एसिड के साथ, जैसे यहाँ पे HCl के साथ भी रिएक्ट करोगे तब भी आपको जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस होगा, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, द सेम वे में अगर आप सोचो कार्बन लिया है, ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है और ये गैस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इवोल्यूशन ऑफ गैस से पता चल रहा है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर, अगर आपने एक कलर लिया था और रिएक्शन होने के बाद वो दूसरे कलर में हो रहा है तब भी पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसका बेस्ट एग्जांपल एक है आपकी कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू इन कलर होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, पानी में कॉपर सल्फेट को आप डिजोल्व करके ले रहे हो तो ब्लू कलर का मिलता है। उसमें जब आप आयरन डालते हो, आयरन हमारी ब्लैक कलर का होता है, आयरन पिन और आयरन के फाइलिंग्स कुछ भी आप इसे डालते हो तो ये लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। क्यों लाइट ग्रीन कलर में? क्योंकि फेरस सल्फेट यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और लाइट ग्रीन कलर मिल रहा है। उससे क्या पता चल रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप डाइक्रोमेट, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन है जो आपके ऑरेंज कलर का होता है, उसमें जब सल्फर डाइऑक्साइड आप देते हो तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, इससे तो ज्यादातर केस में चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस आपका फिजिकल चेंज होता है, लेकिन सम टाइम जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बट जो वाटर बनता है वो आपकी लिक्विड स्टेट में है। तो दो रिएक्टेंट गैस में थे तो अगर फिजिकल चेंज होता तो आपके दो गैस नहीं होता है, वही गैस लिक्विफाई हो जाता, बट आपने दो गैस लिया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब है अगर आपको इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन लिक्विड चेंज हो रहा है तो ये कौन सा चेंज है? सो दिस इज अ फिजिकल चेंज, दिस इज नॉट केमिकल चेंज। लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस लिख के आप लिख रहे हो कि लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो आपका केमिकल रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट एक टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, मतलब ठंडा भी हो सकता है या गर्म भी हो सकता है। जैसे अगर मान के चलो कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा ही होता है, जब उसके ऊपर पानी हम ऐड करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम जो बनता है ये आपके काफी गर्म होता है क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? मान के चल सकते हो जैसे हम पनीर बनाते हैं दूध से ना, तो पनीर जो होता है प्रेसिपिटेट ऑफ मिल्क, तो पहले मिल्क जैसा कोई सोल्यूशन होगा, ठीक है, कोई पानी जैसा सोल्यूशन होगा, लेकिन रिएक्शन होने के बाद ठीक है प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसका मतलब है वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है कि बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, आप दोनों एक्वस फॉर्म में ले रहे हो जिसका कोई कलर नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका रिएक्शन हो जाता है वो प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाता है। ये हो गए कि हमें पता कैसे चला कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आएंगे केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, जैसे रिएक्टेंट है, जिस कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो हम क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट है और इसे हम प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर आप वर्ड में लिखोगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो अब छोटा सा रिएक्शन था, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े केमिकल रिएक्शन होते हैं तो हम कितना लिखेंगे, ये कितना बोल बोल के समझाएंगे। उस टाइम हम क्या करते हैं, जैसे अगर कोई एलिमेंट है तो उसको हम सिंबल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, और अगर कोई कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, तब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स राइज टू वाटर, तो इसे हमने कर दिया। लेकिन आप देख रहे हो ये तो एक कार्बन था, दो ऑक्सीजन था, और एक कार्बन दो ऑक्सीजन वाला एक मॉलिक्यूल बना,
बट यहाँ पे देखो अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू वाटर है, 2 हाइड्रोजन आटम है, इधर 2 हाइड्रोजन है, बट ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि यूनिवर्स में मास हमेशा कांस्टेंट है, तो केमिकल रिएक्शन में जितने आपने नंबर ऑफ एटम्स लिया है उतने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट बननी चाहिए। नहीं बन रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसीलिए केमिकल इक्वेशन ऑफ 2 टाइप के हो गए, वन इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड सेकेंड इज योर अनबैलेंस। ठीक है, तो ज्यादातर केस में हम पहले अनबैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसे बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बैलेंस्ड है, ऑटोमेटिकली बैलेंस है, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जितने जिंक 1 है, इधर 1 है, तो नंबर ऑफ एटम्स देखो ये सेम है दोनों साइड, तो ये बैलेंस्ड है। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है, इसे कैसे बैलेंस करेंगे। अब एक आपको सिंपल मेथड बताती हूं कि बैलेंसिंग के लिए एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, बट स्टिल इसमें भी एक रूल होता है। ठीक है, क्या रूल है, आप पहले राइट हैंड साइड देखोगे, प्रोडक्ट के साइड देखोगे, उसमें नंबर ऑफ एटम जिसकी ज्यादा है, अब यहाँ पे देखो किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन का 4 है, तो उससे पहले बैलेंस करोगे, तो यहाँ पे मुझे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, अब 8 हाइड्रोजन कर दूंगी, 2 थे ऑलरेडी, 4 मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अच्छा, फिर मैं देखूंगी एक ही बच गया, वो है आयरन 3, तो इधर क्या लिखना है मुझे, 3, अब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड में जो एटम होगा, प्रोडक्ट के साइड में जो सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम नंबर, उसी को पहले बैलेंस करना होता है, ये एक तरीका है। और कुछ इक्वेशन के टाइम में हमें कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे अगर गैसियस स्टेट में है, अगर आप ऑक्सीजन लिख रहे हो, हाइड्रोजन लिख रहे हो, तो उसको जरूर ब्रैकेट में G लिखना पड़ता है। लिक्विड स्टेट में है तो आपको L लिखना पड़ता है, सॉलिड स्टेट में तो S लिखोगे, और अगर एक्यूअस सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है, तो इसे AQ लिखना पड़ता है। सिमिलरली प्रेसिपिटेट अगर है, प्रेसिपिटेट है तो आइदर PPT लिखा जाता है या ब्रैकेट में ऐसे आपको डाउनवर्ड एरो गिवन होता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बट इतने सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो उनको क्लासिफाई किया गया है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे तो इंपोर्टेंटली 4 होते हैं, लेकिन स्पेशल केमिकल रिएक्शन भी कुछ होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या है, सिंपल है कि रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे बट एक ही प्रोडक्ट होगा, इससे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो Mg प्लस O2 MgO2 2MgO, C प्लस O2 CO2, कार्बन, ये सारे हमारे हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, मैं अगर ऐसे बोलूं कि 2 है, A प्लस B गिव्स राइज टू C प्लस D, इज इट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन? नो, इट्स नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बननी चाहिए। उसका जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर रहे थे, अब डिकम्पोज में क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन। दैट मीन्स हमें एक रिएक्टेंट लेना है, जैसे यहाँ पे AB लिया है, और वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट से चेंज होगा। ठीक है, आप 2 ले लोगे, A प्लस गिव्स राइज टू C प्लस D प्लस C, नहीं, ये नहीं होगा। क्या आप बोलोगे नहीं रिएक्टेंट 2 लिया था, प्रोडक्ट तो 3 बन रहे हैं? नहीं होगा, आपको सिंगल रिएक्टेंट लेना है और प्रोडक्ट नंबर डिफरेंट होगा। तो कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन डिफरेंट वे में हो सकता है। आप किसी मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो ताकि कुछ प्रोडक्ट मिले, तो कैसे तोड़ोगे, कैसे ब्रेक डाउन करोगे, आप डिफरेंट वे में कर सकते हो। तो उस हिसाब से फिर 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। पहला क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें थर्मल का मतलब हीट होती है, आप गर्म करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। सिमिलरली लेड नाइट्रेट को हीट करो, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो ये आप हीटिंग करने की वजह से हो रहा है,
इसीलिए इसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने से होता है। जैसे अगर हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है, तो उसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मिल रहा है। आप ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये वॉल्यूमेट्रिकली किया जाता है क्योंकि गैस और लिक्विड को वॉल्यूमेट्रिकली मेजर किया जाता है, ग्राम में नहीं किया जाता। ये जो जी है ये ग्राम नहीं है, ये गैस है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो किसी एक जगह में एक एक्स गैस मिल रहा है, एक वाई गैस मिल रहा है, और एक्स का जो अमाउंट है वो डबल द वाई है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2y, डबल द वॉल्यूम ऑफ y है। तो x को आप डिफाइन करो, y को डिफाइन करो। अगर x का अमाउंट डबल है मतलब ज्यादा है तो वो हाइड्रोजन है ऑब्वियसली, और जो कम रिलीज हो रहा है वो ऑक्सीजन है। फिर नेक्स्ट है, और भी कैसे डिकम्पोज हो सकता है, फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब लाइट होता है, ज्यादातर केस में सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये सिल्वर जो ग्रे कलर का होता है और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाता है। सिमिलर केस में अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं और उसे लाइट देते हैं, सनलाइट और एनी मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल कलर का, तो वो भी आपकी सिल्वर प्लस ब्रोमीन लिक्विड में चेंज हो जाता है। और ये आपके पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता था उसमें ये काफी काम आता था, ये सिल्वर ब्रोमाइड वाला रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेम ही कहता है डिस्प्लेस करना। कैसे? अब देखो, जैसे रिएक्शन है, एक ये रिएक्टेंट है और ये एक मॉलिक्यूल है BC, राइट। अब जो A है वो मान लो ज्यादा रिएक्टिव है B से, राइट। तो A क्या करेगा, B को डिस्प्लेस कर देगा और वो C के साथ खुद लग जाएगा और B को अलग कर देगा। ये डिस्प्लेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि जो डिस्प्लेस करेगा उसकी रिएक्टिविटी जरूर ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेंगे जिंक प्लस HCl, ठीक है। अब जिंक जो ज्यादा होता है, हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को निकाल रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है और खुद ज्वाइन हो रहा है जिंक क्लोराइड। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को निकाल देगा और जिंक खुद सल्फेट, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर बाहर निकल गया। सो दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहाँ पे एटम को डिस्प्लेस कर रहा है। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो काफी इंपोर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपस में एक्सचेंज होता है। एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा आयन एक्सचेंज रिएक्शन। दिस इज आयन एक्सचेंज रिएक्शन। ये एटम एक्सचेंज रिएक्शन नहीं होता है, ये आयन होता है। कैसे? मान लो ये A प्लस B माइनस है, C प्लस D माइनस है, तो ये प्लस इस माइनस के साथ था, अब ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा और B C के साथ ज्वाइन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए अब देखते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ज्यादातर केस में इसी का एग्जाम्पल NCERT में भी है। बेरियम आयन होता है 2 प्लस Cl माइनस Na प्लस एंड SO4 2 माइनस, ये तुम्हें पता है। और बेरियम आयन जो है अभी क्लोराइड आयन के साथ ज्वाइन है, लेकिन प्रोडक्ट के टाइम में वो सल्फेट के साथ हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड के साथ। तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट है, क्योंकि प्रेसिपिटेट रिएक्शन 2-3 आते हैं जिसको हमें याद रखना पड़ता है। सिमिलरली कुछ आयन ऐसे होते हैं जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हिसाब से भी जानते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बट इसमें Na प्लस OH माइनस होता है। HCl एसिड है, H प्लस Cl माइनस होता है और NaCl बन गया, वाटर बन गया। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, जैसे Na के साथ OH था, अब Na के साथ Cl आ जाएगा, H के साथ OH आ गया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ज्यादातर केस में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। एक प्रेसिपिटेट हमने देखा बेरियम सल्फेट जो व्हाइट कलर का होता है, और भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ऊपर ही भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, ये एक्यू सोल्यूशन है। एक्यू सोल्यूशन मतलब कंप्लीटली डिजोल्व हो रहा है। सोडियम क्लोराइड एक्यू सोल्यूशन है, लेकिन जब आपस में वो रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, स्पेयरिंगली सॉल्युबल होते हैं या बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया और सोडियम नाइट्रेट रिलेटेड एक सॉल्ट सोल्यूशन है। सिमिलरली बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट।
नीचे इंपोर्टेंट रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, आप देखोगे पोटेशियम आयोडाइड ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन जो लेड आयोडाइड है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, दिस इज येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन हो गया, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट और अदरवाइज नोन एज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, ये कौन से टाइप के रिएक्शन अगर पूछा जाए कैसे आप बोलोगे, दिस इज योर, आप देखो एक आपने क्या लिया था, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने सारे बन रहे हैं, 1 2 3, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली दिस विल बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कुछ स्पेशल रिएक्शन भी होते हैं जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नेम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी रिएक्शन में, किसी रिएक्टेंट में कोई ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे C+O2 गिव्स राइज टू CO2, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या हाइड्रोजन अगर कहीं से रिमूव हो रहा है, मान लो वाटर है और वो डिकम्पोज होके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इट्स ए रिडक्शन रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दो केस हो सकता है, आइदर ऑक्सीडेशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन जस्ट उसका रिवर्स होता है, अगर आपने ऐड कर दिया हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब प्लस हाइड्रोजन और माइनस ऑक्सीजन, नॉन एज ए रिडक्शन। और अगर दोनों हो रहा है, मतलब एक ही रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, तो दैट इज ए रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिडक्स रिएक्शन। इसके ऊपर और भी आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक सिंपल एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल उसने दिया है कि कौन ऑक्सीडाइज एजेंट होता है, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिडक्शन में हेल्प करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एक सिंपल एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे यहां पे देखो CuO प्लस हाइड्रोजन गिव्स राइज टू Cu प्लस H2O। अब यहां पे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है। पहले रिएक्टेंट में Cu था और प्रोडक्ट में Cu है, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। ओके, अच्छा पहले हाइड्रोजन था फिर वाटर। हमेशा आप पहले रिएक्टेंट साइड देखोगे, फिर वो किस में चेंज हो गया उसे देखो। पहले हाइड्रोजन था, अब H2O हो गया, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों हो रहा है, सो दिस इज ए रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडक्स रिएक्शन। अब यहां पे पूछा जाएगा हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जो रिड्यूस्ड हो गया था, जो रिड्यूस्ड होता है, और कौन, रिएक्टेंट साइड देखना है हमें, रिएक्टेंट साइड, जो रिएक्टेंट रिड्यूस्ड हो गया है। प्रोडक्ट साइड हमें ये दोनों नहीं देखना है। अब हम देखना है रिएक्टेंट में CuO है, हाइड्रोजन है, तो उनमें से कौन रिड्यूस्ड हो गया था, कॉपर ऑक्साइड। सो हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर ऑक्साइड। नाउ हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो रिएक्टेंट साइड में जो रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हुआ होगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट स्पेशल टाइप के रिएक्शन आता है कि रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है या गेन हो रहा है, मतलब कोई रिएक्शन के टाइम में हमें हीट एनर्जी देना पड़ रहा है, या जब वो रिएक्शन हो रहा है तो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। उसके ऊपर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जो हीट एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज को आप जला रहे हो, ठीक है, बर्निंग कर रहे हो, बर्निंग ऑफ कोल, तो उसमें क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा रेस्पिरेशन क्या है, इट्स नॉट ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली। रेस्पिरेशन जो होता है वो आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों, आप खुद देखो, जब भी आप सांस आपकी नोज से निकलता है या मुंह से आप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो एक गर्म हवा होता है। किस लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन के टाइम में ग्लूकोज
हम जो ऑक्सीजन लेते हैं नोज के थ्रू, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड हीट एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। नाउ व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इस इक्वेशन को देखो, कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स राइज टू कैल्शियम ऑक्साइड स्लेक लाइम। कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट एनर्जी, गर्म हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड ठंडा होता है, पानी डालते ही गर्म हो जाता है, तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या है, जहां पे आपको हीट एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादातर जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप उसमें क्या करते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन जो होता है, आप हीट एनर्जी दे रहे हो, तो दिस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, लाइमस्टोन है, आप उसे हीट एनर्जी दे रहे हो, तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एक आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मतलब एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद ही रिएक्शन होता है। फिर हमारी रियल लाइफ में क्या ऑक्सीडेशन का कोई रोल है, बहुत कुछ है। फर्स्ट क्या है हमारे डेली लाइफ में, करोजन, मेटल्स की करोजन होती है, आयरन करोड कर जाता है, कॉपर करोड कर जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है करोजन। जैसे ही आता है, व्हाट इज करोजन, बच्चे लिख देते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए वन काइंड ऑफ करोजन, बट इट इज नॉट द ओनली करोजन, क्योंकि कॉपर भी कलर चेंज करता है, रिएक्ट करता है। तो लॉस ऑफ मेटल ड्यू टू एनी केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज ए करोजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन जब ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो Fe2O3 और रस्ट के होता है। ठीक है, रस्टिंग। और भी रस्टिंग है, जैसे आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा होगा, ये कॉपर मेटल से बना है। ठीक है, ऐसे तो ब्रास और ब्रोंज से बना हुआ है, बट उसमें कॉपर होती है, और कॉपर विद टाइम, आप अभी तो वो आपको मेटालिक कलर में दिख रहा है, बट विद टाइम जब ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन सबके साथ एंड वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, ये कॉपर कार्बोनेट जो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यूएसए में आपने सुना होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, पहले वो कॉपर का ही बना हुआ था और वो ऐसा कलर नहीं था, लेकिन इन 30-40 ईयर्स वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया है। ठीक है, सिमिलरली सिल्वर वगैरह भी, जैसे कोरोजन ऑफ कॉपर, मैंने कहा कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होती है, फिर अगेन वो कार्बन डाइऑक्साइड के से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर बनाता है। ठीक है, तो वो कॉपर भी दो वे में हो सकता है, पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ब्लैक बनेगा, फिर उस ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। सिल्वर, सिल्वर किसके साथ करोड करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, इस टाइप की चीजों के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड ब्लैक हो जाता है। अच्छा, पूछा जाता है क्या सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड फॉर्मेशन करके करोड होता है, नो, वो ओनली सल्फाइड के साथ करता है। कोरोजन को कैसे हम रोकते हैं या प्रिवेंट करते हैं, जैसे पेंटिंग कर लिया, ग्रीजिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये कुछ मेथड हुए जिससे हम कोरोजन को। अच्छा, फूड मटेरियल भी ऑक्सीडाइज होते हैं, जिसको हम कहते हैं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, रेंसिड हो जाता है। कोई भी फैट एंड ऑयल से अगर कोई चीज तला हुआ है, चीज है, फ्राई किया गया है, तो विद टाइम उसमें से एक स्मेल आती है 7 to 8 आवर्स के बाद, वो स्मेल होता है, वो एक ऑक्सीडेशन है और वो रैंसिड हो जाता है। तो उससे भी कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये तो एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन को जो रोकता है उस टाइप के केमिकल स्टार्ट करेंगे। वैक्यूम पैकिंग, एयर ही निकाल देंगे, एयर निकाल देंगे तो उसमें से ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। फिर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं, जैसे चिप्स के जितने भी पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर जाता है, या हम उसे ठंडा कोल्ड कंडीशन में रखेंगे, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो ये था एक शॉर्ट रिवीजन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम नेक्स्ट पार्ट में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन से वो सारे सॉल्व करेंगे कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन है, आपको मिनिमम प्रैक्टिस करके जाना है। थैंक यू।